हेलो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश। आज हम 13th में हैं और आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं या एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे। टूडेज न्यूज़पेपर द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आर अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन, द अबाउट द आरबीआई पॉलिसी एटसेट्रा। सो वी विल बी डिस्कसिंग द एडिटोरियल्स एज वेल एज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाती है, पहले जैसे आप क्वेश्चन लिख के भेज रहे हो, वो बहुत ही एक अच्छे वे से कई बच्चे लिख के भेज रहे हैं डेली बेसिस पे। तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उनको चेक करके दोबारा से एवेल्यूएट करके भेज दिया जाए। तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है जो आपने लिख के भेजना है, या फिर इसका मॉडल आंसर पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिविल्स विद आकाश, आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने 150 वर्ड्स में लिखना है और इसको लिख के आपने सेंड कर देना है। ठीक है जी। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन्स टू एन ऑलमोस्ट 8 ईयर हाई एट 7.8%। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो सबसे हाई जा चुका है, ऑलमोस्ट 8 ईयर हाई हो चुका है, 7.8% पे हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है वो हमारा क्या है, 4 ± 2%। 4 ± 2%, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट रहना चाहिए 2 to 6% के बीच में। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म जो हमने इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया है वो है। तो इससे ये वाला टारगेट तो हमारा ब्रीच हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, कुछ ग्रोथ के लिए हमें, अगर ग्रोथ कंट्री में हो रही है तो उसके साथ में इन्फ्लेशन जो है हम देख सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ में हम दे सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर ग्रोथ साथ में हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखा ये जा रहा है ग्रोथ उतनी हमारी कंट्री की नहीं हो पाई जितनी की इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे जो फेस की जा रही है वो 7.8% है। ठीक है, 6.95% थी जो कि इन मार्च, विद रूरल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग टू 8.4% एंड अर्बन शॉपर्स एक्सपीरियंसिंग एन ऑलमोस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट मंथ ऑन मंथ क्विकन्स एट 7.1%। ये चीज़ किसने बताई है, एनएसओ ने। अभी इसके लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो है, ये दो तरह का रहता है। एक तो रहता है WPI, एक रहता है CPI, और एक पहले जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे वो था PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो जो हम WPI की बात करते हैं यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स है और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे कोई अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज़ बन रही है वो PPI होगी, मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। जब वो होलसेलर के पास पहुँच जाती है वो क्या बन जाती है, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेलर कहाँ पे पहुँचा रहा है, कंज्यूमर तक पहुँचा रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहाँ पे बन जाती है। तो WPI होलसेलर तक का प्राइस है, फिर उसके बाद में उसमें टैक्सेस या फिर मार्जिन जो भी हम ऐड करते हैं, तो जो भी पैसा निकलता है वो बनता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो WPI है, मैं आपको बता दूं, ये रिलीज़ कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज़ करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। नंबर 2, ये होलसेल तक का होता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। और उसके बाद में जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, इसको NSO रिलीज़ करता है जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और जो CPI है वो फर्दर पहले 3-4 तरह की होती, 3-4 तरह की अभी है, एग्रीकल्चर लेबर हो गया, रूरल लेबर हो गया, रूरल हो गया, अर्बन हो गया। लेकिन अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CPI कंबाइंड। हम CPI कंबाइंड यूज़ करते हैं किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, किस चीज़ को देखने के लिए कि हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं CPI कंबाइंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है प्रॉपर एक तरीके से इन्फ्लेशन के बारे में। नंबर 2 यहाँ पे, और दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS3, ये भी आप चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 है गोताबाया अपॉइंट्स रनील एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। तो जो रनील विक्रमसिंघे हैं, जो कि आपको पता है ये बुद्धिस्ट टेम्पल एक विजिट कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग दी ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर, इनको लाया गया है। ये इनकी 6th टर्म होएगी। ये 73 ईयर्स ओल्ड है और ये इन्होंने कभी भी अपनी जो टर्म है वो पूरी टर्म कभी फिनिश नहीं कर पाए। इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। इनको लाया गया है क्योंकि एक जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो चुका है आइलैंड इकोनॉमिक जो ग्रोथ पे, या डाउनटर्न हो चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको ठीक करने के लिए, या फिर उसके चलते हुए कि जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेजिग्नेशन देते हुए हमें दिखाई दे, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो भाग चुके हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। दिस इज़ रिलेटेड टू GS2, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये हमारा पार्ट बन जाती है कि किस तरह से अब जो श्रीलंका की इकॉनमी है या फिर हमारी नेबरिंग कंट्री है वो जो ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नंबर 3 जो आज की न्यूज़ है, कोर्ट नोट फॉर वीडियोग्राफी इनसाइड
ज्ञानवापी टेम्पल, ज्ञानवापी मॉस्क। तो यहाँ पे एक मॉस्क है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि पहले जो है कि एक हिंदू साइट की बात की जा रही है, तो इस वजह से वहाँ पे बोला जा रहा है कि हम देखते हैं कि उसको क्या क्या उसके अंदर है, क्या क्या उसके अंदर नहीं है, मतलब एक पूरा असेसमेंट करने की अभी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात की गई कि जो एडवोकेट है उन्होंने बोला कि भाई उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए जो भी असेसमेंट होएगी। तो यहाँ पे जो मॉस्क की कमेटी है वो बोल रही है कि भाई वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे एडवोकेट है उन्होंने परमिशन लिया है कोर्ट से कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि हर एक चीज़ का लोगों को पता लग पाए कि क्या उसके अंदर है या क्या उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी जब पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी, पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। अदरवाइज़ अभी इसको डिस्कस करने का कुछ बनता नहीं है, अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है न्यूज़ चैनल्स पे बिना मतलब की। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना। और इसमें बोला जा रहा है कि भाई माँ श्रृंगर गौरी, ठीक है, फॉर प्रेयर्स, मतलब एक वो बोल रहे हैं कि भाई एक साइट हमें दो, कि वहाँ पे साइट थी या फिर है, वो अब बहुत ज़्यादा वे में तो मैं आपको बता दूँ कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर चांसेस के 101% वहाँ पे साइट थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो अभी इसका प्रॉपर जो जजमेंट है या फिर प्रॉपर जो इसकी जो चीज़ है वो आ जाएगी, फिर इसके बाद में दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे। तो फिनलैंड लीडर्स इन फेवर ऑफ सीकिंग नाटो मेंबरशिप, जो फिनलैंड के लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि नाटो की मेंबरशिप हमारे पास होनी चाहिए। तो नाटो की मेंबरशिप के बारे में हम बात करेंगे कि नाटो है क्या। ये एक कंप्लीट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ नाटो के बारे में, ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के पर्पज़ के लिए नाटो को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि इस्टेब्लिश हुआ नाटो और जिसको वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, ऑन अप्रैल 1949। और ये किया किसने था? US, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोप नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। करंटली इसके 30 मेंबर्स हैं और ये ओरिजिनल मेंबर्स इसके इतने हैं। जॉइंटली ज्वाइनिंग दी ओरिजिनल सिग्नेटरीज, ये सारा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इतने ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं इनके। सो फ्रांस विथड्रू फ्रॉम द इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड ऑफ नाटो इन 1966 बट रिमेन्ड अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिज्यूम्ड इट्स पोजीशन इन द नाटोज मिलिट्री कमांड इन 2009। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है। फिर उसके बाद में अगर अलाइड कमांड ऑपरेशंस का देखेंगे, सभी का इकट्ठे हो गए, अगर कमांड ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर देखें तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? मॉस, बेल्जियम में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है नाटो के? पहली चीज़ तो कि नाटोज एसेंशियल और एंड्योरिंग पर्पस क्या था? सेफ गार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। आपको पता है उस टाइम पे जो सोवियत है वो अटैक कर रहा था, या फिर आपको पता है कि किस तरह से अटैक करके कैप्चर किया जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम इस तरह की हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए जिससे हम फ्रीडम या फिर लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर कर पाए, जो उनके मेंबर्स हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इनके क्या है? नाटो प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इनेबल्स मेंबर टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नाटो इज कमिटेड टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। लड़ाई में ये बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। फिर उसके बाद में इसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 5 ऑफ द वाशिंगटन ट्रीटी। हमने पहले किया ना वाशिंगटन ट्रीटी से बिना, तो उसका ट्रीटी का एक आर्टिकल 5 है, वो क्या कहता है? यहाँ पे वो बोलता है और अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट अलोन और इन कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर कोई एक बंदे पे अटैक किया जाएगा तो उसका मतलब होगा सारे मेंबर्स पे अटैक हो गया और वो मिलकर फिर अटैक करने की कोशिश वहाँ पे करेंगे। NATO has only once invoked Article 5 on September 12, 2001 following the 9/11 attacks on the World Trade Center in the US। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नाटो के बारे में याद रखनी है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर दी मेंस पर्पस। इसका बहुत ज़्यादा और पढ़ने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसके बारे में कुछ एडिटोरियल आएगा कि किस तरह से करके मेंबरशिप अच्छी है या फिर नहीं अच्छी है, कुछ किया है नहीं किया है, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज रिलेटेड टू GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्दर ये जो स्टडी है उसको स्ट्रेंथन करेगी किस चीज़ की? GS1 की ज्योग्राफी की जो स्टडीज़ है वहाँ पे उसको स्ट्रेंथन करेगी। तो इवेंट होराइजन के बारे में हम बात करते हैं और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है ये जो, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमें पता चला है कि रिसेंटली इवेंट जो होराइजन टेलीस्कोप है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा सेंटर्स में किया, उन्होंने बताया कि फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, द इमेज ऑफ द सेजिटेरियस ए गेव फर्दर सपोर्ट टू द आइडिया दैट द कंपैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज इंडीड अ ब्लैक होल। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। सेगिटेरियस ए के बारे में आपने याद रखना है। 2019 में मतलब 2019 में यहाँ पे क्या हुआ था, इवेंट होराइजन जो टेलीस्कोप फैसिलिटी है, कोलैबोरेशन, ये बहुत ज़्यादा लोगों को कोलैबोरेशन है। उन्होंने बोला था हिस्ट्री में मेड हिस्ट्री बाय रिलीजिंग द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ द ब्लैक होल M87, द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी मेजर 87 विच इज़ सुपर जाइंट एलिप्टिक गैलेक्सी। ठीक है, तो अभी इतना ही हमें पता लग पाया है। तो इसके बारे में जो हमारी रिसर्च है उसको और जो स्ट्रॉन्ग होने में मतलब हमें हेल्प मिलेगी और ये फर्दर जो स्टडीज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करेगा। फिर अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट एडिटोरियल अबाउट द डिलिमिटेशन, एडिटोरियल अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। उससे पहले आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आप स्क्रीनशॉट भी इस चीज़ का ले सकते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज़ डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन होता क्या है। पहली चीज़ यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा, हमने बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना है एंड द स्टेट असेंबली सीट्स। ठीक है, लोकसभा प्लस स्टेट असेंबली सीट्स या फिर स्टेट असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंज इन द पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन में चेंज आए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। द मेन टास्क ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस असेंबली एंड द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड ऑन द रिसेंट सेंसस। In the process, the number of seats allocated to seats in the Lok Sabha or in the Legislative Assembly may also change. किसी के पास कुछ कम सीट्स हैं, उसके पास ज़्यादा हो सकती है अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसका मेजर काम एक और क्या है, ये रिजर्व करती है असेंबली सीट्स फॉर दी SC/ST इन अकॉर्डेंस विद दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता लग गया। अब आर्टिकल को जो एडिटोरियल उसको पढ़ना हमें ईजी रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, दिस एडिटोरियल बिलोंग्स टू GS2 पार्ट। ठीक है जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस को पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए होता है। इसमें इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या बात की जा रही है, नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है, द डिलिमिटेशन कमीशन रीड्रॉन मैप फॉर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन वॉज नोटिफाइड अ फ्यू डेज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट ऑन सेडिशन एज एक्सपेक्टेड कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज अपोज इट्स रिजल्ट। जो भी रिजल्ट यहाँ पे डिलिमिटेशन ने भेजे हैं उसको अपोज किया जा रहा है। अब इस चीज़ में होता क्या है, परहैप्स द कमीशन मेंबर्स डिड नॉट रीड दी इनएमरेबल न्यूज़ स्टोरीज। पता नहीं, तो वो कहते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो भी वहाँ की पार्टीज थी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है और परहैप्स तो अभी कमीशन ने या तो उन चीज़ों को नहीं पढ़ा उस क्रिटिसिज्म को, या फिर उन्होंने मान लिया है कि भाई जो पहले के लीडर्स हैं अर्स्टवाइल लेजिस्लेटर्स जो पहले के थे उनका कुछ ओपिनियन मायने नहीं रखता। तीसरे यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें क्या बोला जा रहा है, द कमीशन इस्टेब्लिशमेंट वाज कंट्रोवर्शियल। ठीक है, पहले दिन से ये कहते कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जो यूनियन होम मिनिस्टर उन्होंने बोला था अमित शाह ने कि 5 स्टेट में हम डिलिमिटेशन कमीशन को ठहराएंगे, मतलब वहाँ के डिलिमिटेशन हमने करना है। लेकिन 5 में से 4 तो जवाब देगी और एक ही बची जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें बोला गया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको अभी हमने रिसेंटली क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया रहा है कि ओवर 5000 पीपल इंक्लूडिंग 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैड टेकन, मतलब जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उनको क्या किया जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखा जाता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास होता है, ठीक है जी, तो कई बार यहाँ पे ये भी बोला गया कि टेंट अमाउंट टू सेडिशन, ठीक है, सेडिशन के अंडर भी पकड़ कर लेकर गए। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें तो सेंट्रल क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन है क्या, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने किया उनको मेन क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो 6 असेंबलीज गेन हुई हैं वो जम्मू ने 6 असेंबलीज गेन की हैं, और जो कश्मीर है उसने सिर्फ जो कश्मीर वाला एरिया उसने सिर्फ एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो गेन की है। ठीक है, एक जो असेंबली है वो गेन की है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फिर ये चीज़। फिर नंबर 2 यहाँ पे, वाई जम्मू मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स नाउ कंप्राइज लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द प्रोविंसेस टू टोटल सीट्स। तो जो जम्मू सीट्स है, जम्मू में मुस्लिम्स ऑब्वियसली रहते हैं और वो कितने रहते हैं, ओवर अ थर्ड ऑफ द प्रोविंसेस पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं उनकी जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है एज़ कम्पेरिजन टू हिंदू मेजॉरिटी सीट्स। यहाँ पे एक और जो चीज़ बोली जा रही है कि जो हिंदू मेजॉरिटी सीट्स हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे ओनली 50,000 पॉपुलेशन है, और ये सेम है ये सेम है जैसे सपोज कर लो एक जो सीट यहाँ पे की है हिंदू मेजॉरिटी सीट है ये, और यहाँ पे 50,000 लोग रह रहे हैं, लेकिन एक सीट ऐसी है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ पे 2 लाख लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसको भी क्यों नहीं 4 बना देना चाहिए था। तो ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन से। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें इसी एडिटोरियल में, तो यहाँ पे एक चीज़ जो अगले पैराग्राफ में पूछी जा रही है, कोर्ट हेयरिंग इज़ नेक्स्ट।
तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था जब उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन थी, तो उसको ये कोर्ट के अंडर लेकर जाएंगे। और अगर कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, वैसे तो देखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन बना देती है उस पर ऊपर कुछ चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज अगर कर दिया जाएगा, तो अगर इसको ख़त्म किया मतलब कोर्ट ने, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा जो भी डिसीजन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। दी फॉर्मर स्टेट डेस्परेटली नीड्स एन इलेक्टेड, मतलब वो कहते हैं कि सोल्यूशन क्या है कि जो फॉर्मर स्टेट है वो इलेक्टेड लीडर्स को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली चाह रहे हैं, और यहाँ पे अगर ये चीज़ होएगी तो बहुत अच्छे वे से वोटिंग या फिर कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो ओनली होप फॉर द पीस प्रोसेस, जो सिर्फ पीस प्रोसेस के लिए हम बात कर सकते हैं कश्मीर में, तो एक तो उनको क्लीन इलेक्शन चाहिए, एक स्टेटहुड प्रोवाइड कर देना चाहिए, रिस्टोर कर देना चाहिए वहाँ पे। और जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई जो सेडिशन के अंडर लोगों को पकड़ा गया था, जैसे एक मवानी जो जिग्नेश मवानी करके है, उन्होंने सिर्फ बेल के लिए 1000 रुपीज़ दिया, लेकिन जो कश्मीरी 3 स्टूडेंट थे जो कि उत्तर प्रदेश में एक अपना स्टूडेंट थे, और वो पाकिस्तान क्रिकेट विक्ट्री पे उनको 1 लाख की बेल का ऑर्डर है कि भाई अगर इतना दे देंगे तो फिर ओके रिपोर्ट ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बेल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे निकल के आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS2, ठीक है जी। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, दिस इज़ अबाउट दी मैरिटल रेप। मैरिटल रेप में है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे जस्टिस राजीव शखधेर है, उन्होंने बोला कि स्ट्रक डाउन करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये चीज़, जो कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द IPC। और ये एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन है मैरिटल रेप के बारे में। मैरिटल रेप का मतलब क्या है, मैरिज के बाद में अगर वाइफ 18 की है या फिर उसके अबव है, उसको हम रेप नहीं मानते, चाहे उसकी कंसेंट है सेक्सुअल एक्टिविटी करने की या फिर उसकी कंसेंट नहीं है। फिर उसके बाद में ऑन दी अदर हैंड जो जस्टिस हरी शंकर है, उन्होंने रिजेक्ट किया एनी चेंज इन द लॉ हैज़ टू बी कैरिड आउट बाय द लेजिस्लेचर, क्योंकि वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ठीक है, हैज़ टू बी कैरिड आउट बाय द लेजिस्लेचर सिंस इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ सोशल, कल्चरल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। यूनियन गवर्नमेंट का अगर मैं आपको स्टैंड बताऊँ, क्या स्टैंड है, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला था कि मैरिटल रेप की जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन उसको चलने देना चाहिए, और 2016 में उन्होंने बोला था कि जो मैरिटल रेप है उसको, मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल क्राइम नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन रहने देना चाहिए। लेकिन फाइनल हेयरिंग पे उन्होंने कुछ स्टैंड नहीं लिया था कि हम इसको ख़त्म करेंगे नहीं करेंगे करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अभी याद रखनी है, तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, बार बार दोबारा इसको डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, डिड दी RBI वेट टू लॉन्ग टू रेज इंटरेस्ट रेट। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि RBI ने वेट बहुत ज़्यादा लंबा किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में नहीं किया। पहली चीज़, जो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया गया है यहाँ पे, वो किया क्यों गया है, यहाँ पे देखिएगा ग्रोथ है जो उसको, जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। अब इस इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ होने के पीछे बात क्या थी, लिक्विडिटी। जो कैश था मार्केट में, जो पैसा था, मनी थी, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, इंक्रीज़ थी, ठीक है। मोर यहाँ पे मैं लिख लूँ मोर। इसको कम करने के लिए जो इन्फ्लेशन रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होएगी तो जो लोन्स हैं या फिर कोई और भी चीज़ है जो मार्केट में, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके डिक्रीज़ होने से क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इन दी मार्केट वो भी डिक्रीज़ होती हमें दिखाई देगी। और जिस चीज़ की वजह से अगर कम पैसे रहेंगे लोगों के हाथ में, तो इन्फ्लेशन है वो भी हमें डिक्रीज़ होती दिखाई देगी। तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमने फ्रंट पेज पे भी बढ़ा, तो क्या ये तो नहीं मतलब इम्प्लाई कर रहा है कि भाई RBI ने टाइम लगा दिया इसको ठीक करने में, या RBI ने देरी कर दी। तो यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि भाई जब सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट देखता है, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप्ड विद ए व्यू टू सपोर्ट दी ग्रोथ। उन्होंने देखा था कोविड के बाद में कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन जा चुकी थी, क्योंकि सप्लाई में भी कुछ भी नहीं था और कंज्यूमर के पार्ट में भी कुछ भी नहीं था। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए कि भाई हमारी जो ग्रोथ है इंक्रीज़ हो, तो उन्होंने क्या किया, हर एक बैंक ने, नॉट ओनली RBI, हर एक सेंट्रल बैंक ने ऐसा ही किया। उन्होंने कोविड-19 के शॉक से निकलने के लिए ग्लोब में जो इंटरेस्ट रेट थी वो डिक्रीज़ कर दी। लेकिन इससे होता क्या है, ग्रोथ तो उतनी हो नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़न थे उस चीज़ के कि भाई जो ग्रोथ नीचे गई है, यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रेशर हमें देखने को मिला। तो पॉलिसी मेकर यहाँ पे ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल ग्रोथ के लिए काम कर रहे थे, अभी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। तो इट्स नेवर टू लेट और नेवर टू अर्ली, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे भी ये पूरे एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है, और आई होप ये वाला पॉइंट है जो वो हमारे ज़्यादा समझ में आना चाहिए।
एंड दिस एडिटोरियल इज रिलेटेड टू GS3। ठीक है, तो आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर एक बंदे का कुछ का अपना डिफरेंट ओपिनियन है, तो इट्स नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ये एक ओपिनियन हमारा बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हमने ग्रोथ भी करनी थी और अभी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लेंगे, ये चीज़ आपने यहाँ पे बोलनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मिनॉरिटीज़ के लिए बात की जा रही है। ये न्यूज़ हमने लास्ट टाइम जब हमारा 11 मई का मुझे लगता है न्यूज़पेपर हमने डाला, तो उसमें भी डिस्कस किया था कि पहले जो था सेंटर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ये बोलती थी कि कोई भी बंदे को मिनॉरिटी वाले केस में डालना, मिनॉरिटी डिक्लेयर करना, वो सेंटर के हाथ में भी और स्टेट के हाथ में है। लेकिन रिसेंटली हमने क्या देखा, रिसेंटली सेंटर ने बोला नहीं, मैं अकेले मेरे हाथ में मैं ही करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऑन दी वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 2F ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, terming it's arbitrary and contrary to Article 14, 15, 21, 29 and 30. Section 2 clause F says minority for the purpose of this act means a community notified any such by the central government. तो यहाँ पे स्टेट वाला कोई चीज़ नहीं दिया गया, वो इस वो एक्ट को दिखाई देते हैं यहाँ पे देते हुए। तो उसके बाद में अगर हम बात करें, द सेंटर फाइल्ड 2 एफिडेविट इन दी केस इन विच इट रीट्रेटेड दैट इट हैड द पावर टू नोटिफाई मिनॉरिटी कम्युनिटीज़। यहाँ पे क्या है, 2005 में यूपीए ने एट द सेंटर नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस। ठीक है, 2015 द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉलोअर्स ऑफ द जैनिज्म एज अ मिनॉरिटी कम्युनिटी, मेकिंग देम एज द 6th ऑन द नेशनल लिस्ट। तो वो कहते हैं यहाँ पे सेंट्री करती दिखाई दे रही है, तो वो ये जो हक है, ये जो अधिकार है, वो हमारा ही है। ठीक है जी, इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं। आर्टिकल 29 और 30 जो डील करता है वो मिनॉरिटीज़ के साथ में करता है। जो आर्टिकल 29 है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज़ बाय मेकिंग अ प्रोविजन दैट एनी सिटीजन, सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। 29 में ये बात बोली जा रही है कि जो भी मिनॉरिटीज़ हैं वो अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, सिटीजन्स। ठीक है, सेक्शन ऑफ सिटीजन, और सेक्शन ऑफ सिटीजन में मेजॉरिटी भी आती है और मिनॉरिटी भी आती है। तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल 29 नॉट ओनली बिलोंग्स टू मिनॉरिटी बट ऑल्सो टू दी मेजॉरिटी ऑल्सो, क्योंकि ये सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात कर रहा है। 30 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटी की बात करता है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये दोनों के बारे में आपने याद रखना है, और एग्जांपल है मदरसाज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द आर्टिकल 30। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपने प्रॉपर वे में ध्यान देना है और इसको याद रखना है। और दिस आर्टिकल और दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS2 अगेन, ये आपको पता ही है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ आई गई है, जिसमें बोला जा रहा है कि जो हाइपर टेंशन है उसको कम करने की बात की जा रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, स्टेट गवर्नमेंट, WHO इंडिया बिगेन अ 5-year इनिशिएटिव टू मॉनिटर एंड ट्रीट दी हाइपरटेंशन। अगर मैं आपको बताऊँ हाइपरटेंशन होता क्या है, इज डिफाइंड एज हैविंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड टेकिंग एंटी हाइपरसेंसिटिव मेडिकेशन टू लोअर हिज और हर ब्लड प्रेशर। पहले चीज़ तो आपका जो हायर जो ब्लड प्रेशर है वो 140 जा रहा है और लोअर वाला 90 जा रहा है, और आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हो उसको ठीक करने के लिए ब्लड प्रेशर को, तो आप किस चीज़ के शिकार हो, हाइपरटेंशन के। फिर उसके बाद में जो इंडिया है वो कमिटेड है 25/25, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। गोल 25/25 गोल है क्या, इसका एम है कि रिड्यूस करना है हमने प्री मेच्योर मोर्टेलिटी ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बाय 25% बाय 2025। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। वहाँ पे लिखा आएगा 25/25 वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। ठीक है, सो वन ऑफ द 9 वॉलंटरी टारगेट इंक्लूड रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर बाय 25% बाय 2025। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा और कंटेंट। इसके बारे में जो और चीज़ बोली जा रही है कि जो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है हैज़ फाउंड 1/4 ऑफ द पेशेंट्स अंडर द प्रोग्राम हैड अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। केरला रैंक्स हाईएस्ट विद 32.8% मैन, 30.9% वीमेन बीइंग डायग्नोस्ड विद द हाइपरटेंशन। ये चीज़ों के बारे में आपने ध्यान देना है और याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमने आज डिस्कस करनी है इज़ अबाउट दी यहाँ पे इलेक्शंस टू दी 57 राज्यसभा सीट्स। इलेक्शंस होते कैसे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, आर्टिकल जो 80 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे लिखा गया है 245 मेंबर्स, 233 इलेक्टेड मेंबर्स है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। जो अपर जो स्ट्रेंथ है, अपर हाउस स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 250 स्ट्रेंथ, वो जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट यहाँ पे लगा दी गई है। जो नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैं
ठीक है जी, द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर स्टेट कैन सेंड डिपेंड्स ऑन इट्स पॉपुलेशन, जिस तरह की पॉपुलेशन उस हिसाब से। फिर उसके बाद में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, वो नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है वो उन्हीं के जो मेंबर्स रहते हैं वहाँ पे राज्यसभा में, उनमें से चुन लिए जाते हैं, सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है जी, वो काम करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन, जब चेयरमैन वहाँ पे एब्सेंट होते हैं उस टाइम पे। जो टेन्योर रहता है मेंबर्स का राज्यसभा के, वो 6 ईयर्स होता है, और इलेक्शंस होते हैं आफ्टर 1/3 सीट्स पे आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो मेंबर है हैज़ चोजन to fill a casual vacancy will serve for the remainder of his predecessor term of the office। सपोज किसी ने 6 साल से पहले ही उसको छोड़ दिया, 2 साल में छोड़ दिया, तो वो जो रिमाइंडर जो बचा है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचा है उसी के लिए जो है, नॉट रिमाइंडर, इट्स रिमाइंडर, जो रिमाइंडर टर्म बची है उसी के लिए सर्व करेगा, अदरवाइज वो उसके लिए ज़्यादा नहीं कर सकता। परमानेंट हाउस क्या है? ये राज्यसभा परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जो एमएलएज हैं स्टेट्स के, वही सिलेक्ट करते हैं कि एमपी ऑफ राज्यसभा कौन बनेगा। सो टू विन अ राज्यसभा सीट, अ कैंडिडेट शुड गेट अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स, द नंबर इज फाउंड आउट यूजिंग द बिलो फार्मूला, रिक्वायर्ड वोट टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स +1। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, याद रखनी है। फिर उसके बाद में सेडिशन लॉ पे क्या क्या जजमेंट आई और किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो फ्रेश केसेस आप सेडिशन लॉ के अंडर जो लाना बंद कीजिए। पहली चीज़ यहाँ पे नंबर 1 जो चीज़ बोली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि भाई जो फ्रेश केसेस है सेडिशन लॉ के अंडर वो नहीं आने चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे जो यहाँ पे किरण रिजिजू हैं, उन्होंने बोला कि एक लक्ष्मण रेखा की यहाँ पे बात की। लक्ष्मण रेखा का मतलब है, वो कहते कि एक हर एक चीज़ में सेपरेशन है पावर्स की, एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेचर की अलग है और जुडिशरी की अलग है। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। वो सरकार को देखना चाहिए कि कौन सा लॉ यहाँ पे रहना चाहिए और कौन सा लॉ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो मिस्टर चिदम्बरम है, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो लॉ मिनिस्टर, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप एक आर्बिट्ररी मैनर में लक्ष्मण रेखा को ड्रॉ करो। क्योंकि आर्टिकल 13 में अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 13 ने बोला कि लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक अ लॉ नोर कैन अ लॉ बी अलाउड टू रिमेन ऑन दी स्टैच्यू बुक दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। और ये जो सेडिशन है वो 19 और 21 को वायलेट कर रहा है। तो फिर रिजू जी ने यहाँ पे जवाब देते हुए क्या बोला कि भाई इसी वजह से नेहरू जी ने फर्स्ट अमेंडमेंट की थी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेक्शन 124A को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था। तो वह कहते हैं इसी वजह से बनाया होगा क्योंकि उनके पास जो आर्टिकल 13 पावर नहीं दे रहा। लॉ मिनिस्टर ऑल्सो अलेज्ड ड्यूरिंग दी अन्ना मूवमेंट, जब अन्ना मूवमेंट हुई, उन्होंने बोला जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने सबसे ज़्यादा केस सेडिशन के अंडर ही डाले थे और लोगों को यहाँ पे पकड़ा था। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट दी हंगर रिस्क फ्रॉम दी क्लाइमेट थ्रेट। क्लाइमेट की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रोडक्शन है, इंडिया की फूड प्रोडक्शन है, वो 16% ड्रॉप कर जाएगी। और जिस चीज़ की वजह से जो हंगर है वो इंक्रीज़ हो सकती है 23% बाई 2030। ये कौन बोल रहा है? इफ्प्री कौन है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे और जो चीज़ हमें पता लग रही है, द नंबर ऑफ इंडियंस एट रिस्क फ्रॉम हंगर इज 2030 इज एक्सपेक्टेड टू बी 73.9 मिलियन इन 2030 and if the effects of the climate change were to be factored in it would increase to 90.6 million। ठीक है जी। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज विल नॉट इम्पैक्ट द एवरेज कैलोरी कंजम्पशन ऑफ द इंडिया। जो एवरेज कैलोरी कंजम्पशन है वो क्या है? 2600 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे बाई 2030। ये वो जो सिनारियो वो चलता रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो न्यूज़ आई हुई है, दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS3। ठीक है, एंड दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS2 स्कीम्स फॉर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जो उज्ज्वला LPG स्कीम है, मैं आपको बता दूं ये जो स्कीम है ये सबसे पहले कहाँ पे की गई थी? बाली उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया 2016 में। यहाँ पे बोला गया था टारगेट है कि हम 8 करोड़ जो कनेक्शन हैं LPG गैस सिलेंडर की उसको प्रोवाइड करेंगे। ये जो 8 करोड़ का टारगेट था वो जल्दी पूरा हो गया। तो फिर एक स्कीम आती है 2.0, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, जिसमें उन्होंने बोला कि एडिशनल 1 करोड़ जो कनेक्शन है वो आपने प्रोवाइड करने। लेकिन अभी जो RTE डाला है उसमें हमें क्या पता लग रहा है, क्या दिख रहा है हमें कि जो 90 लाख बेनिफिशरीज़ हैं उन्होंने एक बार सिलेंडर लिया, उसके बाद में कभी भी सिलेंडर नहीं लिया। और जो 1 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्होंने एक बार सिलेंडर लिया गवर्नमेंट से, फिर उसके बाद एक बार रिफ़िल करवाया, उसके बाद सिलेंडर नहीं लिया। अगर हम बात करते हैं क्लीन फ्यूल यूजेज के बारे में, जहाँ पे जो LPG वॉज एट लीस्ट 98% बट द शेयर ऑफ द हाउस होल्ड्स दैट यूज़ क्लीन फ्यूल LPG फॉर कुकिंग वॉज लेस देन 80%। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो स्टेट है वो क्लीन फ्यूल यूजेज यहाँ पे कौन
कितना यूज़ करता है, वेस्ट बंगाल 40.2%, मणिपुर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 70.4% है, और यहाँ पे जो महाराष्ट्र है 79.7, पंजाब 76.7, सिक्किम 78.4। तो ये जो डेटा है आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रखना है। लोएस्ट अगर इनमें से देखें तो राजस्थान वेस्ट बंगाल 40.2 यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है, इज़ अबाउट दी एशियान लीडर्स। यहाँ पे जो बिडेन जी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई एशियन लीडर्स को इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि हम काउंटर करना चाहते हैं किसको, चाइना को। यहाँ पे जो एशियन मेंबर्स हैं उनमें से जो म्यांमार है वहाँ पे जो जुंता रूल चल रहा है, आपको पता ही है, जुंता मतलब वहाँ के मिलिट्री जो हुआ है ओवरथ्रू। तो हुज जुंता ओवरथ्रू, मतलब जुंता ओवरथ्रू का मतलब है कि जो उनका पार्लियामेंट उसको ओवरथ्रू किया हुआ है मिलिट्री ने, तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा। एशियन में मेंबर कौन कौन से हैं, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये चीज़ के बारे में आपने बहुत अच्छे वे से याद रखना है, इसका एज जनरल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। नंबर 2 यहाँ पे क्या है, नॉर्थ कोरिया में हमने कल, मुझे लगता है न्यूज़ कल का देखो वीडियो तो डाल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो कहते हैं कि भाई नॉर्थ कोरिया में आउटब्रेक हो चुके हैं वायरस की, पहला केस आया था, वो डर गए थोड़ा बहुत, लेकिन उसी के अगले दिन यहाँ पे फायर कर दी टेस्ट फायर मिसाइल को। अब ये नहीं पता उस पर बंदा ही बांध दिया हो इन्होंने कि भाई जिसको कोरोना हो उसको यहीं से उड़ा दो। तो इसका कुछ नहीं बोल सकते इन बंदे का, क्योंकि यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नाम की है कुछ और किसी चीज़ की कोई भी चीज़ है नहीं। जीडीपी ग्रोथ टू बी ऑलमोस्ट 8% ऑफ दिस फिस्कल। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन जो एफडीआई आउटफ्लो है वो एक प्रेशर यहाँ पे डालता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा जो स्टॉक मार्केट है 1-2 दिन से नीचे जा रही है, उसका रीज़न क्या है, यहाँ से आउटफ्लो हो रहे हैं। आउटफ्लो क्या हो रहा है, एफडीआई या फिर एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो लोगों ने बाहर से लाकर यहाँ पे इन्वेस्ट किया था पैसा, वो अपना पैसा निकाल के बाहर की कंट्री में दोबारा से लेकर जाने हैं या फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से जो है वो प्रेशर पड़ेगा, अदरवाइज जो जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छे वे से आ सकती है। रुपी हिट सेकंड रिकॉर्ड लो इन अ वीक। ठीक है जी, क्योंकि डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी होगी तो रुपी है वो नीचे जाएगा। इसके एक डिटेल वीडियो इसके लिए डालेंगे सिर्फ इस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। बहुत टाइम से हम कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिसको हम रेगुलर वे में कुछ नेक्स्ट मंथ से या फिर जून से या फिर कभी भी या फिर मिड जून से उसको रेगुलर वे में डालना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी खुद के चैनल पे जो आने वाली हैं, अबाउट द मेंस, अबाउट प्रीलिम्स, अबाउट मोटिवेशन, मतलब आप लगा के चलो बहुत कंटेंट है जो हम चैनल पे डालेंगे। तो अगले कंटेंट को देखने के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक करिए ज़रूर।